पहलगाम की घटना का जिक्र यहाँ हो रहा था। जब हमने वो वीडियोस देखी, जब हमने वो सीन देखा, कितनी तकलीफ हमारे दिलों में, कितना दर्द हुआ। ऐसा दिल कर रहा था कि हमें कोई बंदूक दे दे और हम ही जाके उन आतंकवादियों को मार दें। ऐसा लगा कि नहीं लगा? मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने मन में यही भाव ले रहा होगा कि मुझे मौका मिले तो मैं ही जाके मारा, मुझे एक मौका मिल जाए। पर मैं बताऊँ, नहीं मिलेगा। ना दूसरे को गोली मारने का मौका मिलेगा, ना अपने सीने पे गोली खाने का मौका मिलेगा। देशभक्ति दिखाने के लिए मरने का एक भी मौका हम में से किसी को मिलने वाला नहीं है। एक ही चीज मिल सकती है, देश के लिए जीने का मौका। हम सब लोग समाज में रहने वाले वो लोग हैं जो एक्टिव है, जो विषयों को समझते हैं, और यदि अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते हो, मन है देश के लिए कुछ करने के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ करना है, तो इस देश के लिए जीना सीखिए, देश के लिए चलना सीखिए। और वो आपकी जो महारत है, जो आपकी फील्ड है, आप स्पोक्स पर्सन बनिए देश के लिए अच्छा सोचना, बोलना, और जो अच्छा कर रहा हो उसके लिए कहना। ये हम सबको करना पड़ेगा। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना जब शुरू कर देंगे तो आप मान लीजिए कि देश आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज के इस आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आप सब यहाँ आए और देश की प्रगति का हिस्सा बन रहे हैं। हम सब मिलके जब एक एक कदम भी देश के हित में, देश की प्रगति के लिए बढ़ाना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कि देश रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हम सबके प्रिय हमारे मेंटोर आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, उपस्थित सभी साथी, सभी बंधु और सभी युवा शक्ति, आप सबको मेरा बहुत प्रणाम। और विकसित भारत डायलॉग इस कार्यक्रम में पहुंचकर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। अब जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत का रास्ता तो भाई विकसित दिल्ली से होकर गुजरना पड़ेगा। बिना उसके विकसित भारत बताइए कैसे संभव है। या यूं कह लीजिए कि मैंने तो पिछले 2 महीने की 60 दिन की सरकार में एक ही बार बार विषय याद किया, विकसित दिल्ली, विकसित दिल्ली, विकसित दिल्ली, और वही ऐसे मुझे याद हो गया है। अब ऐसे आप कुछ भी दो, जैसे क्रिकेट मैच याद करके गया हुआ बच्चा और मेरी रेल यात्रा आ जाए तो उसने क्या ऐसे लिखा कि मैं रेल में चढ़ा, रेल चली, आधे रास्ते में खराब हो गई, हम नीचे उतरे और हम क्रिकेट मैच खेलने लगे। मैं वही याद किया। तो मेरी सोच, मेरा विजन, सरकार का काम एक ही लक्ष्य है, विकसित दिल्ली। क्योंकि सच में विकसित भारत का रास्ता विकसित दिल्ली से होकर के गुजरना पड़ेगा। देश की राजधानी और पूरे देश को जिससे अपेक्षाएं हैं, जिसके ऊपर निगाहें हैं, वो शहर है दिल्ली। आज दिल्ली को यदि मैं कहूँ कि एक ऐसा शहर जो मिनी इंडिया है, जहां देश के हर राज्य के लोग रहते हैं, और आज से नहीं रहते, वर्षों से रहते हैं। कोई 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे पूर्वज कोई छोटी गठरी उठाकर, कोई अटैची उठा के दिल्ली आया, सैकड़ों सपने बुनता हुआ कि दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में अपना व्यापार शुरू करूंगा, काम शुरू करूंगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा, और ऐसे करते करते यहाँ बसते चले गए। आज ये शहर दिल्ली उन सब का अपना राज्य है। आज जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट के लोग यहाँ पर बसते हैं। और इसीलिए हमने एक परिपाटी भी शुरू करी कि दिल्ली सरकार अब हर राज्य का दिवस
दिल्ली सरकार के द्वारा मनाया जाए, क्योंकि व्यक्ति की जड़ें वही हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि जिस व्यक्ति की नेटिव स्टेट की बात जब हम करते हैं, आज चाहे वर्षों से वो यहाँ है, उसका जन्म भी दिल्ली में हुआ है, पर राज्य की बात होता है तो उसको एक कनेक्टिविटी फील होती है। और दिल्ली में वो सब जुड़े, उन सब का कल्चर, उनकी संस्कृति का जो गौरव है और उनको मान सम्मान दिल्ली में मिले, ये दिल्ली राज्य की चिंता अब से रहेगी। ये मैंने पूरे दिल्ली के हर नागरिक को विश्वास दिलाया है। दिल्ली के डेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार का काम करना शुरू किया तो उन्हें कहां से शुरू करना पड़ा? शौचालय से। मतलब सोचिए कि आज़ादी के 70-75 साल बाद किसी देश को जीरो से शुरू करना पड़े, कि देश के लोगों को यह बताना पड़े कि भाई शौचालय का उपयोग करो, शौचालय होने चाहिए। शौचालय मतलब विश्व में एक ऐसा देश जहां शौचालय भी नहीं था लोगों के उपयोग के लिए, जहां हजारों गांव 2014 से पहले ऐसे थे जहां बिजली, लाइट, बत्ती, पोल जैसी सुविधाएं थी ही नहीं, जहां शिक्षा के लिए, जहां यातायात के लिए, जहां सड़कों के लिए, जहां पानी के लिए, जहां चूल्हे के लिए लोगों को तरसना पड़ता था। कहां से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की और लगभग दिल्ली में भी वैसा सा ही माहौल पिछली सरकारों के राज्य में रहा। आप समझिए सबसे बड़ी समस्या क्या? लोगों से पूछेंगे, आप कहेंगे भाई अब दिल्ली का नागरिक जो है वो बड़ी डिमांड करता ही नहीं था। उसने छोड़ दिया कि मेरे लिए बड़ा कुछ बनाइए, कोई बड़ा ऑडिटोरियम बनाइए, स्टेडियम बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए। वो कह रहे भाई मेरी सड़क का गड्ढा भरवा दीजिए, मेरी सड़क ठीक करा दीजिए, मेरी नाली जो है वो बहे ना, वो सीवर ओवरफ्लो ना आए। ऐसी छोटी छोटी विशेष के ऊपर दिल्ली आ गई। ऐसी स्थिति पिछली सरकारों ने कर दी थी। हमने फिर वहीं से शुरू किया। जब पहला बजट मैंने प्रस्तुत किया तो 1 लाख करोड़ का बजट पहली बार दिल्ली राज्य का प्रस्तुत किया। लोगों ने कहा भाई नई विधायक बनी है, पहली बार मुख्यमंत्री बन गई है, पता नहीं 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत कर दिया। परंतु मैं सच बताऊं, जब बजट प्रस्तुत करने के बाद में चर्चा हुई तो विपक्ष के पास इतना सा भी कुछ कहने के लिए नहीं था कि वो किसी मुद्दे पे कह पाते। उस बजट को जिस तरीके से हमने हर चीज का समावेश किया, हर सेक्टर को टच किया, हर कम्युनिटी को, हर एज ग्रुप को, हर सेगमेंट को हमने उसमें जोड़ के चला कि हमें कहाँ कहाँ किस चीज की आवश्यकता है। हर चीज के लिए बजट रखा गया, प्रावधान किया गया, जबकि हमें पता था कि ये सरकार में अधिकारी भी वो लोग बैठे थे जो हमारे विजन के साथ अभी मैच नहीं हुए थे। उन्होंने बहुत प्रपोजल देकर के हमें कहा, वो नहीं था। हमने उनके पीछे पड़ करके नहीं, देखिए हमें तो एजुकेशन में हम ये करना चाहते हैं, हम हेल्थ के सेक्टर में ये करना चाहते हैं, इसके लिए प्रोविजन क्रिएट कीजिए। उन्होंने कहा जी कोई प्रपोजल नहीं है, बन जाएगा प्रपोजल, अभी बजट रखना है। और ऐसा करते करते हर एक सेगमेंट के लिए हमने अच्छा बजट रखा। पहली बार दिल्ली में झुग्गी बस्तियों की डेवलपमेंट के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया झुग्गी बस्ती के। पहले की सरकारें क्या करती थी? गरीब को गरीब कहो और उससे बस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करो। उसके लिए कभी गली नाली खड़ंजा, उसका शौचालय, उसका स्नानघर, मतलब शर्म आती है ये सोच करके भी कि आज भी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में महिलाओं के नहाने की जगह नहीं है। वो या तो खुले में नहाती हैं या अपना जो एक कमरे की झुग्गी उसकी है, जहां वो खाना बनाती है, जहां उसका पलंग बिछा है, वहीं पर ही पर्दा ढक के नहा लेती है। ये देश की राजधानी की हालत है। जिस वोट बैंक के आप मालिक बने घूमते हो, उस वोट बैंक की कभी चिंता नहीं की किसी सरकार ने। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आई तो झुग्गी बस्तियों के लिए इतना बड़ा बजट रखा गया
और उनका काम शुरू करवाया। एक विजन लिया गया कि उस झुग्गी के बच्चे के लिए भी पार्क होना चाहिए, उसके लिए भी झूले लगने चाहिए, उनका भी शौचालय और स्नानघर अच्छा बने, जहां पे एक मानव मात्र उस शौचालय का उपयोग कर सके। पहली बार हुआ, पहली बार दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खर्च 13,000 करोड़ का बजट रखा गया, जिसमें वो सारे काम, आज दिल्ली सरकार के अस्पताल जो चल रहे थे, मैंने खुद कई जगह विजिट किया, मशीनरी आउटडेटेड, 10-10 साल पुरानी MRI की मशीन जो आज चलती भी नहीं है, उसको आप पेशेंट के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर दवाइयों की कमी हो, हर चीज में भ्रष्टाचार हो, कैसे दवाई खरीदी जाए, क्या मशीनरी होगी, क्या डॉक्टरों की प्लेसमेंट होगी। एक एक MS के पास 4-4 अस्पताल। अब बताइए, इतना बड़ा अस्पताल एक व्यक्ति ढंग से संभाल ले तो गनीमत मानिए, 4-4 अस्पताल एक व्यक्ति के पास, दवाई नहीं, मशीनरी नहीं, बिल्डिंग नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और हम दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को क्या दे पा रहे थे? और उस पे आप हिमाकत ये करते हैं कि आयुष्मान योजना जो पूरे देश में लागू हुई, पूरे देश को स्वास्थ्य की सेवाएं मिली, दिल्ली में अपने अहम के कारण पूर्व की सरकारों ने लागू नहीं होने दी। हम वो सरकार थे जिसने पहले दिन जब शपथ ली, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करी और उसमें दिल्ली के लोगों के लिए आयुष्मान योजना पास करी हमने। आज आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के 6.5 लाख परिवारों को इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ का एश्योरेंस मिला है कि 10 लाख रुपए तक का इलाज, आपको कोई भी तकलीफ आए, बीमारी आए, आपके पास में चॉइस है। दिल्ली या दिल्ली के देश भर के अन्य राज्यों में ऐसे 30,000 अस्पताल चिन्हित किए गए जिनमें आप जाकर के इलाज करा सकते हो। आपका मन है कि मुझे हैदराबाद के अस्पताल में जाकर इलाज कराना है, मुझे उत्तर प्रदेश के इस अस्पताल में इलाज कराना है, वो आपकी लिस्ट पे है, आप जाइए, इलाज कराइए और खर्चा 10 लाख रुपए तक का सरकार वहन करेगी। बताइए कितनी बड़ी योजना है। निश्चित कर दिया गया उन परिवारों को कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको कम से कम इलाज के लिए रोना नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से इसी श्रृंखला में जो 70 साल के बुजुर्गों के लिए आदरणीय मोदी जी ने योजना दी, उसको भी हमने तुरंत प्रभाव से अपनाया। और आप मानिए कि ये जो 28 तारीख है, 28 तारीख से दिल्ली के हर 70 साल के बुजुर्ग का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो रहा है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, रेडी वाला हो या BMW वाला हो, 70 साल के हर बुजुर्ग को उसके बच्चे उसे देखभाल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पर सरकार उसकी देखभाल करेगी। ये जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको हमने लागू किया और दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिले, नई मशीनरी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई प्लेसमेंट, इन सारे कामों को एक मुश्त होकर के दिल्ली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब दिल्ली के लोग सरल इलाज और सुविधाजनक इलाज पा पाएंगे। तो ये दिल्ली के इस मुकुट में एक मोती जुड़ने जैसा है। शिक्षा की बात कहूँ, इतना ढिंडोरा पिछली सरकारों ने पीटा, इतना ढिंडोरा पीटा कि हमारे जैसा शिक्षा मॉडल कहीं है ही नहीं। और सच मानिए कि हम भी जब बाहर बैठते थे तो सोचते थे कि सच में ऐसा किया क्या, पर आज जब सरकार के अंदर बैठ करके देखते हैं तो लगता है कि यार इतना बड़ा ढकोसला भी हो सकता था। आपने सिस्टम बना दिया कि 9वीं में यदि किसी बच्चे के कम नंबर है तो उसको हम आगे ही नहीं बढ़ने देंगे, उसको हटा दिया जाता था। 11वीं में यदि किसी बच्चे के नंबर कम है उसको फेल घोषित करके डिस्टेंस एजुकेशन में डाल दिया जाता था। तो भाई जब सारे ही बच्चे आप ले लोगे जो कि अच्छी पढ़ाई में हैं तो आपका तो 100% रिजल्ट आएगा ही। तो ऐसे लाखों बच्चों को आपने घर बिठा दिया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया नहीं। 4 क्लास दिखा करके आप कहते हैं हम तो स्मार्ट क्लासेस कर रहे हैं। आप एजुकेशन को अपना बोर्ड बना करके जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश के लिए बनी उसको अपने दरकिनार कर दिया। तो क्या
ये दिल्ली के बच्चों के लिए एक धोखा नहीं था? आज हमारी सरकार आने के बाद पूरे तरीके से एजुकेशन में केजी से लेके पीजी तक बच्चों को हम जो सुविधाएं दे सकते हैं ताकि दिल्ली के स्कूलों में पढ़े हुए ये बच्चे कल को वो भविष्य बना ले जिसके वो सच में अधिकारी हैं उस शिक्षा पर काम करें। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों में फैसिलिटीज, अच्छी एकेडमी और पूरा का पूरा उनका मॉड्यूल ऐसा रहे कि बच्चा जब पढ़ के यहाँ से निकले तो जीवन में संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। इसकी हमारी तैयारी है। मैं जरूर बात करना चाहूँगी वो जो दो बड़ी समस्याएं जो हर दिल्ली वासी के बातों में रहती है। अरे भाई पॉल्यूशन, दिल्ली का पॉल्यूशन, दिल्ली में सांस कैसे ले, दिल्ली में जिए कैसे, दिल्ली से तो भाग जाने का दिल करता है। ये शब्द हम सबके कानों में पड़े होंगे और आप में से बहुत सारे लोग कहते भी होंगे, पर क्या इस समस्या का समाधान एक्चुअल में किसी सरकार ने किया था इससे पहले? केवल बातें की, करोड़ों रुपए इस एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए कि भाई पराली का धुआं आता है नियर बाय स्टेट से और हम पराली की दवाई बनाएंगे, वो छिड़केंगे और फिर देखिए आप क्या होगा। 25 करोड़ रुपए खर्च किए, पर क्या वो दवाई बनी? क्या किसी राज्य को दी गई? क्या कहीं छिड़की? नेवर, कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपने और कोई कदम उठाया? हाँ उठाया, ऑड एंड इवन। आप बताइए, ऑड एंड इवन से क्या पॉल्यूशन का समाधान हुआ? एक टावर लगाया, जितने की टावर की कॉस्टिंग नहीं थी उससे ज्यादा 100 गुना उसके एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, पर वो टावर की स्थिति क्या थी? 6 महीने में बंद, किसी ने देखा भी नहीं होगा वो टावर कहाँ है। पर आज जो सरकार आई है, जेन्युइनली कैसे दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो, इसके लिए घंटों बैठ के पूरा का पूरा स्टडी करके और एक्सपर्ट्स के साथ में एडवाइजेस लेके एक पूरा लेआउट प्लान बनाया गया है, किस किस सेक्टर में काम करना होगा। जो देखिए कंपोनेंट क्या है एयर पॉल्यूशन के, आपका डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो आपके सड़क किनारे धूल उड़ती है, डस्ट पार्टिकल जो आपकी गंदगी फैली रहती है, आपका व्हीकलर पॉल्यूशन, आपकी गाड़ियां चलती हैं उसमें से आपका धुआं निकलता है, वो आपका एयर पॉल्यूशन के मेजर कंटेंट्स हैं। कैसे खत्म होंगे भाई? दिल्ली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है, इसकी तैयारी करने के लिए 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कैसे कन्वर्ट होगा उसकी पूरी तैयारी कर दी गई है कि 2028 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पब्लिक सेक्टर के हैं उसको हम लेके आ पाए, और उसके साथ में जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे व्हीकल हैं, वो स्कूटर है, वो गाड़ियां हैं, उसको मोटिवेट करें, उसमें हम योजना दे करके, उसमें रिबेट्स दे करके, उसका रोड टैक्स खत्म करके हम उनको इतना मोटिवेट करें कि धीरे धीरे करके हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सारा का सारा पॉल्यूशन फ्री मोड पे आ जाए। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। इसके साथ डस्ट पार्टिकल, अब देखिए कितनी मजेदार बात है, पिछली सरकार है डस्ट पार्टिकल कैसे ना चले उसके लिए जो स्मोक गन्स होती थी, जो आप देखते हैं ना सड़क पे वो पानी डालती हुई चलती हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं, कब चलाते थे? जब सर्दी आ गई, जब बिल्कुल लग गया कि अरे भाई अब तो बिल्कुल प्राण हथेली पे आ गए, कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, उस 1, 1.5, 2 महीने में केवल चलती थी। पर क्या पॉल्यूशन 2 महीने की कहानी है? ये 12 महीनों का काम है। आज गर्मी के मौसम में भी जो धूल उड़ रही है, आज भी AQI अधिक है। आज पूरे विश्व में यदि दिल्ली पॉल्यूशन के नाम पे धब्बा बन गया है कि भाई दिल्ली का पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो उसकी तैयारी, उसके लिए काम 12 महीने करने की जरूरत है, 12 महीने। और उसकी तैयारी हमने करी है कि आज जो भी मशीनरी हम चलेगी, हमने व्यवस्था बनाई कि 1000 वाटर स्प्रिंकलर दिल्ली में चलेंगे, और वो भी बारिश का मौसम छोड़ के पूरे के पूरे आपके 10 महीने 11 महीने आपको रोड पे दिखाई देंगे और काम करते हुए दिखाई देंगे। तब जाकर के ये पार्टिकल जो 10 पार्टिकल है सेटल डाउन होंगे। इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रिक पोल है इस पे वाटर स्प्रिंकलर लगे ताकि उसके आसपास का जो पौधे लगे, जो ग्रीन एरिया, उस पे भी डस्ट ना उड़े। एक एक चीज पे चर्चा करते हुए, जो हाई राइज बिल्डिंग है उन पे हम मैंडेटरी करेंगे कि आप अपने स्प्रिंकलर लगाएं और हाई राइज बिल्डिंग के माध्यम से
जो वायु प्रदूषण है वो कम हो। इसी तरीके से अनेकों स्टेप हर चीज पे माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में आपके एयर पोल्यूशन काउंट करने वाले जो टावर है उसकी डाइवर्सिटी उसको अलग अलग जगहों पे लगाना, एक्चुअल मॉनिटरिंग करना और एक पूरी दिल्ली के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उसकी तैयारी हो। इस तरह की तैयारियां दिल्ली सरकार कर रही है। भाई ताली बजानी तो जोर से बजाओ, धीरे से बजाओ। और आपको ये लग रहा होगा मैडम तो भैया भाषण दे, भाषण नहीं दे, एक्चुअल में आप यमुना सफाई की बात करें। सरकारें मतलब पूरा देश कह कह के थक गया भाई यमुना सफाई, इतना बुरा हाल। क्या सरकारों ने पिछली, सच बता रही हूँ, शून्य, जीरो, कुछ नहीं किया। आज यदि हम आते ही एक मैसेज गया पूरी दिल्ली में कि यमुना की सफाई पे काम शुरू हो गया, तो आप मानिए ना कि काम शुरू हुआ होगा तभी तो संदेश जा रहा है। आज मैं, हमारे मंत्री, हमारे विधायक हर समय आपको दिखाई देंगे। आज इस नाले की सफाई को देख रहे हैं, आज दूसरी जगह गए, आज तीसरी जगह गए, सड़कों पे नजर आएंगे। भाई आज यदि यमुना जी में 22 बड़े बड़े नाले जो नदी से भी हैवी हैं वो अपना पूरा का पूरा गंद लेके गिरेंगे तो यमुना साफ कैसे होगी? आज उनकी सफाई करना सबसे पहला टारगेट है। उन सारे नाले जो दिल्ली में चल रहे हैं उन सब पे बड़ी बड़ी मशीनरी लगा करके उनकी टाइम बाउंड तरीके से डीसिल्टिंग, आप इतना समय तक आपको इतने मैट्रिक टन कूड़ा निकालना है, इतने समय तक इतना निकालना है, उसको पूरा वॉच करना, उसको पूरा देखना। लगातार पिछले 2 महीने से वो काम, डेली की रिपोर्ट कि कल कितना काम हुआ, परसों कितना काम हुआ, रोजाना की रिपोर्ट ली जा रही है। और हजारों मीट्रिक टन कूड़ा अभी तक सिल्ट हमारे दिल्ली में बह रहे उन नालों से निकाला गया है। एक दिन में यमुना साफ नहीं होने वाली। मुझे एक रिपोर्टर ने पूछा, उलझ गए, आप बताइए जी, आप बताइए। मैंने कहा झूठ क्यों बोलूं मैं? झूठ नहीं बोलूंगी, मैं केजरीवाल जी नहीं हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं नहीं बता सकती आज कब तक खत्म होगा, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि हमारी नीति और नियत दोनों साफ है। भाई काम करने की नियत है और काम हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं हर चीज को टाइम बाउंड तरीके से कि भाई ये काम इतने दिन में पूरा होना चाहिए। फिर खड़े हो जाते हैं, किसी डिसिल्टिंग के लिए जाते हैं, भाई इस हफ्ते आए हैं, आप 10 दिन बाद दोबारा आके खड़े होंगे, बताना पड़ेगा। तो दिखाते हैं कि देखिए मैडम ये पूरा ब्रिज है, ब्रिज के इतने बैरिकेड बने हुए हैं। पिछली बार हमने देखा एक बैराज से पानी निकल रहा था, अगली बार देखा 3 से निकल रहा है, तो समझ में आता है कि सफाई हो रही है, दिखता है। भाई आज यमुना जी में जब 2023 में बाढ़ आई और दिल्ली पानी में डूब गई, वो कितना शर्मनाक विषय था। क्यों? क्योंकि कभी नालों की सफाई हुई नहीं थी। आज यदि दिखने में हमें लगता होगा यार क्या विषय है ये नालों की सफाई, पर बहुत बड़ा विषय है। आपके घर की सीवर से लेकर के और यमुना जी की सफाई तक ये सारा जुड़ा हुआ है। और आज हमने उस पे 9,000 करोड़ की बजटिंग करी और उस पे सारा काम शुरू किया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इक्विपमेंट, हर चीज को हायर करके उन नालों पे, उन नालियों पे, उन ड्रेन्स पे सफाई शुरू कराई गई। और उससे भी ज्यादा यमुना जी की सफाई का पूरा लेआउट प्लान बना करके काम शुरू हुआ। कूड़े के पहाड़ अगला विषय जो दिल्ली का कंसर्न रहता है। भाई इतने बड़े बड़े पहाड़ बातों में खत्म हो गए क्या? एमसीडी के चुनाव से पहले कहती थी सरकार, केजरीवाल जी आप मुझे दे दीजिए, मैं 1 साल में गया, 1 साल भी गया, दूसरा भी गया, अब वही खुद ही चले गए। किसने चिंता की थी कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे? भाई आज हम चिंता कर रहे हैं। मैंने एमसीडी के सारे अधिकारियों को बुला के, भाई जो भी तुम्हें पैसा चाहिए दिल्ली सरकार देगी, हम आपके हक का 1 रुपया भी रखेंगे, फालतू देंगे, पर आप अपने अधिकारियों को सड़कों पे दौड़ाएं, काम कराएं। एक्शन से ऊपर का एक भी अधिकारी बैठा हुआ दिखना नहीं चाहिए। वो जाए फील्ड में, कम से कम दिन में 1 घंटा जरूर सड़कों पे राउंड करके आए और रोजाना की रिपोर्ट हमें पेश करे। कहां गया था, क्या काम किया, कितनी सफाई हुई, ये चीजें करनी कितनी आवश्यक है। आज ये पहाड़ तब खत्म होंगे कि धीरे धीरे ये कूड़ा खत्म होना शुरू हो। और मैं बताऊं कि जो इतने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हैं जिसमें कूड़ा समाप्त होता है, बिजली बनती है, वो किसके द्वारा लगाए गए? केंद्र सरकार ने दिल्ली में लगाए। इनकी सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया। और आज हमने 2 और नए
वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का पूरा तैयारी कर दी है, ताकि ये वेस्ट टू एनर्जी, आज कूड़ा जितना क्रिएट हो रहा है, आपका 10,000 मेट्रिक टन कूड़ा अगर क्रिएट हो रहा है, खत्म उसमें से आप 6,000 मेट्रिक टन कर पा रहे हो, तो 4,000 तो स्टैंड बाय। वो रोजाना 4,000 जब स्टैंड बाय हो गए तो कूड़े का पहाड़ तो क्रिएट हो गई। तो उसको खत्म करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चाहिए भाई। इन सारे कामों को करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, नीति और नियत। बोलने को तो मैं बहुत देर बोल सकती हूँ, क्योंकि 60 दिन की वर्किंग में इतना डीप स्टडी करके एक एक काम की हमने चिंता की है कि आप 2 घंटे यहीं बैठिए, विनय जी कहेंगे भाई मुझे भी जाना और तुम्हें भी आगे कार्यक्रम में जाना। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली को मैं चाहती हूँ वो सब मिले जिसका दिल्ली का अधिकार बनता है। दिल्ली का दिल लगना चाहिए शहर में। एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि दिल्ली को आप कैसा बनाना चाहती है, लंदन, पेरिस, क्या बनाना चाहती है? मैं कहा मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ। वो दिल्ली जिसमें यहाँ रहने वालों का दिल लगे। ये मन्ना हो कि भाग जाओ, यहाँ चलो, वहाँ चलो। दिल्ली में दिल लगना चाहिए। दिल्ली में वो काम होने चाहिए जिसका राइट बनता है, जो यहाँ के अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सुथरी दिल्ली जहाँ सांस ले सके, ऐसी दिल्ली। अब मैंने एक विनय जी ड्राइव शुरू किया, मैं खुद ही उखाड़ने लगी पोस्टर। मैंने देखा यार तो बड़े गंदे लग रहे हैं मेट्रो पिलर में। अब हम नेता लोग हैं, पहले एक समय में हम भी लगाते थे, फिर मैंने माफ़ी मांगी सबसे पहले तो। मैं कहा भाई सॉरी, कभी हमने भी लगाए थे, पर मैंने जब आज इस पोजीशन पे आके खड़ी होती तो मुझे लगता है यार तो बहुत गलत हुआ। तो तब से मैंने, मेरे साथियों ने, हम सब ने निर्णय लिया कि ना हम लगाएंगे, ना हम किसी को अलाउ करेंगे। कोई वॉल राइटिंग, कोई पोस्टर चिपकाने का काम दिल्ली में ना हो। दिल्ली की दीवारें, दिल्ली की सड़कें साफ सुथरी दिखे, लोगों को अच्छा लगे। और ये जो मेरे सामने बैठे युवा लोग हैं, इनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ। पहलगांव की घटना का जिक्र यहाँ हो रहा था। जब हमने वो वीडियोस देखी, जब हमने वो सीन देखा, कितनी तकलीफ हमारे दिलों में, कितना दर्द हुआ। ऐसा दिल कर रहा था कि हमें कोई बंदूक दे दे और हम ही जाके उन आतंकवादियों को मार दें। ऐसा लगा कि नहीं लगा? मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने मन में यही भाव ले रहा होगा कि मुझे मौका मिले तो मैं ही जाके मारा, मुझे एक मौका मिल जाए। पर मैं बताऊँ नहीं मिलेगा। ना दूसरे को गोली मारने का मौका मिलेगा, ना अपने सीने पे गोली खाने का मौका मिलेगा। देशभक्ति दिखाने के लिए मरने का एक भी मौका हम में से किसी को मिलने वाला नहीं है। एक ही चीज मिल सकती है, देश के लिए जीने का मौका। हम सब लोग समाज में रहने वाले वो लोग हैं जो एक्टिव है, जो विषयों को समझते हैं, और यदि अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते हो, मन है देश के लिए कुछ करने के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ करना है, तो इस देश के लिए जीना सीखिए, देश के लिए चलना सीखिए। और वो आपकी जो महारत है, जो आपकी फील्ड है, आप स्पोक्स पर्सन बनिए देश के लिए अच्छा सोचना, बोलना, और जो अच्छा कर रहा हो उसके लिए कहना। ये हम सबको करना पड़ेगा। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना जब शुरू कर देंगे तो आप मान लीजिए कि देश आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज के इस आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आप सब यहाँ आए और देश की प्रगति का हिस्सा बन रहे हैं। हम सब मिलके जब एक एक कदम भी देश के हित में, देश की प्रगति के लिए बढ़ाना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कि देश रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज सोशल मीडिया पे भी एक ट्विटर है। देखिए, दिल्ली की बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रैफिक जैम उसमें से एक बड़ी प्रॉब्लम है। सड़कों पे जानवरों का घूमना दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये मानिए कि ये राजधानी की इतनी सारी समस्याएं हैं। एक छोटा सा कहती हूँ, वीरेंद्र सदेवा जी ने तो मैं मिली जब मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, होने वाली थी, तो मैंने कहा भाई साहब क्या होगा? तो उन्होंने कहा जो होगा ठीक ही होगा। उनको लगा कि मैं बोल रही हूँ कि भाई मुख्यमंत्री नहीं बनी तो कैसे करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं हुई तो क्या बात है।
मैं कहा नहीं नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि नहीं बनी तो क्या होगा, मैं कहा बन गई तो क्या होगा। इतने सारे काम दिल्ली में है, इतनी सारी समस्याएं, मैं कैसे करूंगी। तो ये बनने के बाद भी प्रश्न था कि भाई इतनी सारी समस्याएं, पर ट्रैफिक जैम क्या कारण है, उसे क्या निवारण है, इस पे जब डीप स्टडी करके ध्यान में आया। पहली बात, जब सड़कें आपकी खराब हैं, गड्ढे हैं, उसमें बीच बीच में हडल्स हैं, इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया, उसका वर्किंग हमने शुरू किया। सड़कों पे हडल, ट्रैफिक कंजेशन के कारण किस पॉइंट पे क्या है, ऐसी पूरी सूची बनाई गई। आप मानिए विनय जी, हमने पूरी दिल्ली के 450 पॉइंट निकाले और लगातार हर 15-20 दिन में उसकी मीटिंग करते हैं। उसमें हर विभाग के लोग, दिल्ली की एक प्रॉब्लम और भी है ना, दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी है, कोई एरिया एनडीएमसी में है, कोई आपका डीडीए में है, कोई डीएसआईडीसी में है, कोई कंट्रोलमेंट बोर्ड है, कहीं पे एमसीडी का राज है, कहीं पे पीडब्ल्यूडी है। हमने सारी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे बिठा के वो 450 पॉइंट उनके समक्ष रखे कि अब अपने अपने पॉइंट उठाइए और आपको विद इन 1 मंथ इस सारे की सारी हडल्स को हटा के पर पॉइंट आपको रिपोर्ट देनी है। कहीं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, बारिशों में क्या है, दिल्ली के लोग तो बारिश कभी एंजॉय करते नहीं, क्योंकि बारिश आती ही वाटर लॉगिंग होते ही ट्रैफिक कंजेशन। हमने जितने ट्रैफिक इसके वाटर लॉगिंग के पॉइंट थे, मतलब सिर्फ पीडब्ल्यूडी के 385 पॉइंट थे, उन 385 पॉइंट पे हर पॉइंट का एक नोडल ऑफिसर बनाया कि भाई कल को अगर यहाँ पे पानी भरा तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। क्यों, जिम्मेवारी तो तय हो कि ये पॉइंट पे पानी भर रहा है, किसकी जिम्मेवारी है। जेई कहेगा ए की, ए कहेगा एक्शन की, एक्शन कहेगा मेरा क्या मतलब, मेरी थी नहीं है तो डीडीए की, डीडीए कहेगी एमसीडी की है। हमने हर एजेंसी को बिठा के उसके कनेक्टेड पॉइंट दे दिए कि भाई यहाँ वाटर लॉगिंग होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी, यहाँ पे यदि ट्रैफिक कंजेशन होता है या गड्ढा नहीं भरा गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी। तो जिम्मेदारी तय करके अब उसका निवारण का जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि उससे दिल्ली के ट्रैफिक जैम में काफी सुविधा मिलेगी। एक तो 10 बता दें सजेशंस की तरह, सजेशन में बता देता हूँ क्या सजेशन बाकी में। हाँ एक मिनट, मैं आर्ट एंड कल्चर में सजेशन जामी सिंह का दिया गया है कि आर्ट एंड कल्चर को आप स्केल अप करने का प्रयास कर सकते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में विनीत राजपूत जी बोलते हैं कि अंडर फ्लाईओवर में काफ़ी लीगल काम होते हैं, नशा वगैरह का होता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सत्यव्रता जी बोलते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए थोड़ा उनको कंसर्न है। पाक हिंदूज़ के लिए एक सजेशन आया है कि जो अनक्लेम डीडीए फ्लैट्स हैं पाकिस्तानी हिंदू को अलोकेट किया जा सकता है। शुभम यादव जी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेके कहते हैं कि उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि केजरीवाल उनको वोट बैंक की तरह यहाँ बसाना चाह रहे थे। प्रमोद मिश्रा जी का सजेशन है कि नोएडा दिल्ली एयरपोर्ट पे आते समय बहुत सी गुलामी की प्रतीक रोड्स हैं, उस पर आप लोग अगर नामकरण उनका चेंज कर दें तो बहुत अच्छा है। बाकी मैं सदैव जी से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे सजेशंस हैं और मैं अपने युवा साथियों को एक बात कहना चाहती हूँ, बड़ी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने की, अच्छी समस्याएं निकाल के लाए, हर एक को समाधान मिल सकता है, पर आप लोगों का साथ चाहिए। अगर यूं कहूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। सभी समस्याओं के समाधान निकालने का प्रयास। थैंक यू सो मच।